हेलो स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। तो पहला टॉपिक है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी ओके। अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने आप अल्फा बीटा या गामा रेज एमिट करता है, मीन्स स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है, तो उसको नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और अगर आप किसी न्यूक्लियस से किसी प्रोसेस की हेल्प से अल्फा बीटा या गामा एमिशन करवाते हैं तो उसको आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो द फिनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन of spontaneous emission, the phenomena of spontaneous emission of alpha, beta and gamma rays, spontaneous मतलब अपने आप, alpha, beta and gamma rays from a nucleus, is called natural radioactivity. And the phenomena of inducing radioactivity in a stable nucleus and the phenomena of inducing radioactivity in a stable nucleus, inducing radioactivity in a stable nucleus by bombarding with high energy particles, सुटेबल हाई एनर्जी पार्टिकल, यानी उस रिएक्शन को जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी के पार्टिकल, सुटेबल हाई एनर्जी particle is called artificial radioactivity, तो ये था स्टूडेंट नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर फिजन। सो न्यूक्लियर फिजन क्या है? इसमें एक हैवी न्यूक्लियस दो
न्यूक्लियस में ब्रेक होता है ऑफ कंपेरेबल मास, द फिनोमेना इन विच a heavy nucleus gets splitted into two smaller nucleus of comparable mass is called nuclear fusion. Fission. तो इसकी एक रिएक्शन है, यूरेनियम 235 को अगर आप बॉम्बार्ड करते हैं एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से, तो इट ब्रेक्स इनटू बेरियम एंड क्रिप्टॉन, ओके। क्रिप्टॉन का होगा 36 एंड 92 और बेरियम का होगा 56 एंड 141। तो 141 प्लस 92 क्या होगा? 232 और 56 प्लस 36 92। तो इसमें 3 न्यूट्रॉन भी प्रोड्यूस होंगे। तो इस रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, साथ में क्यू क्या है? एनर्जी। तो एनर्जी भी रिलीज होगी। तो ये है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। ओके, तो when uranium 235 nucleus is bombarded, when uranium 235 nucleus is bombarded by slow moving neutron, it gets splitted into barium and krypton. It gets splitted into barium and krypton along with 3 neutrons. तो स्टूडेंट, ये है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। अब इसमें जो ये 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए हैं, ये 3 न्यूट्रॉन फर्दर 3 यूरेनियम 235 न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट करेंगे और फिर 9 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि एक यूरेनियम न्यूक्लियस से 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये 3 आगे जब फर्दर 3 यूरेनियम न्यूक्लियस को करेंगे डिसइंटीग्रेट, तो क्या होंगे? 9 न्यूट्रॉन, यानी 9 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो जाएंगे। ओके, फिर वो 9 आगे फर्दर 9 यूरेनियम 235 को डिसइंटीग्रेट करेंगे तो 27 प्रोड्यूस होंगे। तो इस तरह से ये एक चेन रिएक्शन बन जाएगी। तो इसको न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कहते हैं, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। तो और इस चेन रिएक्शन को अगर ऐसे ही अनकंट्रोल्ड वे में चलने दें तो वो प्रिंसिपल होता है एटॉमिक बॉम्ब का। ओके, 3 न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड इन, अब हम लिखेंगे जो अभी हमने डिस्कस किया है, 3 neutrons are produced when
are produced in uranium 235 fission, in uranium 235 fission with a slow moving neutron, with a slow moving न्यूट्रॉन। तो ये एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है, ये इस न्यूक्लियस को फ्यूजन करता है, तो क्या होता है, 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। दीज 3 प्रोड्यूस्ड न्यूट्रॉन्स these 3 produced neutrons, these 3 produced neutrons further disintegrate further disintegrate 3 uranium 235 nucleus, 3 uranium 235 न्यूक्लियस। और फिर अगर 3 यूरेनियम 235 न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होंगे तो कितने न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, 9, क्योंकि 1 से 3 होते हैं, तो 3 से कितने होंगे, 9, ओके, एंड प्रोड्यूसेस 9 more neutrons, and produces 9 more neutrons, ओके। फिर ये 9 फर्दर फ्यूजन रिएक्शन क्रिएट करेंगे और इस तरह से ये एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, ओके। If this process goes on at successive stages at a rapid rate, means बिना कंट्रोल के, then process is called chain reaction. If this process goes on at successive stages at a rapid rate, then process is called chain reaction. Such a chain reaction forms the principle of atomic bomb. ये चेन रिएक्शन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, अगर हम हर एक स्टेज पर जो ये 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनमें से कुछ को एब्जॉर्ब कर लें। मान लीजिए आपने कोई मटेरियल है जो इन न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो उस मटेरियल की हेल्प से आउट ऑफ 3 आपने 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिए, तो फर्दर फ्यूजन के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा। तो इस तरह से ये कंट्रोल्ड मैनर में चलती रहेगी, और अगर ये कंट्रोल्ड मैनर में चलती है तो फिर न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रिंसिपल बन जाता है, क्योंकि कंट्रोल्ड मैनर में हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर की हेल्प से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ओके। तो हम आगे लिखेंगे, चेन रिएक्शन कैन बी कंट्रोल्ड, चेन रिएक्शन कैन बी कंट्रोल्ड, कैसे, बाय एब्जॉर्बिंग न्यूट्रॉन्स, ओके, बाय absorbing
a suitable number of neutrons by absorbing a suitable number of neutrons at each stage. At each stage. Okay. So that on an average one neutron remains available for further fission. यानी फर्दर फ्यूजन के लिए ऑन एन एवरेज सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन अवेलेबल रहे. ओके, सो दैट ऑन एन एवरेज one neutron remains available. One neutron remains available for further fission. This process or this forms the principle of a nuclear reactor. This forms the principle of a nuclear reactor. तो स्टूडेंट ये था न्यूक्लियर फिजन के बारे में. अब हम एक पैरामीटर डिफाइन करेंगे जिसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर. मल्टीप्लिकेशन फैक्टर. Okay, next है टॉपिक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर. मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इसको हम के से लिखेंगे. इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले. इट इज रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट. It is ratio of neutrons present at the beginning of a particular generation. At the beginning of particular generation to the number of neutrons present. To the number of neutrons present at the beginning of previous generation. At the beginning of
प्रीवियस जनरेशन यानी अभी कुछ यूरेनियम 235 न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, तो उसके लिए कितने न्यूट्रॉन्स अवेलेबल हैं, और इससे पहले वाली स्टेज पर कितने न्यूट्रॉन्स अवेलेबल थे। इन दोनों का जो रेशो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का दो सक्सेसिव स्टेजेस पर, उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ओके, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो अगर k की वैल्यू 1 से ज्यादा है, k इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वाली स्टेज से ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगली स्टेज पर अवेलेबल हैं, और जितने ज्यादा न्यूट्रॉन अवेलेबल होंगे उतने ज्यादा यूरेनियम 235 न्यूक्लियस फिजन होगा, तो यानी चेन रिएक्शन ग्रो करेगी। तो फॉर k ग्रेटर देन 1, चेन रिएक्शन ग्रो, k इक्वल टू 1, इसका मतलब कि प्रीवियस जनरेशन के बिगिनिंग में जितने इलेक्ट्रॉन फिजन के लिए न्यूट्रॉन फिजन के लिए अवेलेबल थे, उतने ही इस जनरेशन में न्यूट्रॉन फिजन के लिए अवेलेबल है। तो इसमें चेन रिएक्शन विल बी स्टेडी। तो चेन रिएक्शन इज स्टेडी। एंड अगर k लेस देन 1 है, मीन्स अब कम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अवेलेबल है, तो कम फिजन होगा, तो चेन रिएक्शन धीरे धीरे बंद हो जाएगी। तो अगर k की वैल्यू लेस देन 1 रहेगी तो चेन रिएक्शन डाइज आउट, फाइनली चेन रिएक्शन विल डाई आउट। ओके, तो ये था मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। नेक्स्ट है क्रिटिकल साइज एंड क्रिटिकल मास। क्रिटिकल size and critical mass. Okay, critical size and critical mass. तो k की वैल्यू 1 हो, सो दैट k की वैल्यू 1 होने के लिए जो फिजनेबल मटेरियल का आपको साइज चाहिए, फिजनेबल मटेरियल मतलब जो यूरेनियम 235 है कि उसका जो साइज चाहिए, सो दैट k इक्वल टू 1, तो उसको कहते हैं क्रिटिकल साइज, एंड उसका जो कोरस्पॉन्डिंग मास होगा उसको कहते हैं क्रिटिकल मास। तो हम यहां डेफिनेशन लिखेंगे, द साइज ऑफ फिजनेबल मटेरियल, द साइज ऑफ फिजनेबल मटेरियल, फिजनेबल मटेरियल कौन सा है आपका, जो यूरेनियम है, फॉर विच मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, फॉर विच मल्टीप्लिकेशन फैक्टर k इक्वल टू 1 is called critical size, is called critical size, and corresponding mass is called critical mass, and corresponding mass is called critical mass। तो यानी कम से कम इतना साइज या इतना मास चाहिए सो दैट आपकी चेन रिएक्शन सस्टेन कर सके। अगर इससे कम है मास या साइज तो हम उसको कहते हैं सब क्रिटिकल, मीन्स अगर k की वैल्यू लेस देन 1 है साइज के लिए तो सब क्रिटिकल कहेंगे, और ग्रेटर देन 1 है तो सुपर क्रिटिकल कहेंगे। ओके, फॉर k ग्रेटर देन 1, फॉर k greater than 1, material is supercritical, material is supercritical, and for k less than 1, material is subcritical, material is सबक्रिटिकल। तो ये था स्टूडेंट डेफिनेशन ऑफ
क्रिटिकल साइज एंड क्रिटिकल मास। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन स्टूडेंट, न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होगा? दो लाइट वेट न्यूक्लियाई कंबाइन करेंगे टू फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियस। ओके, द प्रोसेस इन विच टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन, हेडिंग है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो हम लिखेंगे द प्रोसेस इन विच the process in which two light nuclei combine to form two light nuclei combine to form heavier nuclei is called nuclear fusion, ओके। न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस होगी, अगर दो प्रोटॉन्स कंबाइन करते हैं, दे फॉर्म ए ड्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो प्लस 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, MEV। ओके, अगर दो ड्यूट्रॉन कंबाइन करते हैं, मीन्स 1H2, ये 1H2 ड्यूट्रॉन होता है, 1H2 प्लस 1H2, दे विल फॉर्म हीलियम 2 हीलियम 3 प्लस ए न्यूट्रॉन प्लस 3.22 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। ओके, इसी तरह से प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में 4 1H1 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, it will form helium plus 2 neutrino plus 6 gamma radiation plus 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए हाई डेंसिटी और हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। ओके, जो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस है वो हाई टेम्परेचर और हाई डेंसिटी की कंडीशन रिक्वायर्ड होती है उसके लिए, यानी वो हाई टेम्परेचर पर होती है, हाई डेंसिटी पर होती है। ओके, तो हाई टेम्परेचर एंड हाई डेंसिटी इज द नेसेसरी कंडीशन, हाई टेम्परेचर एंड हाई डेंसिटी is the necessary condition, high temperature and high density is the necessary condition for nuclear fusion, okay. Since fusion takes place at high temperature, it is also called thermonuclear fusion.
सिंस ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस है आपकी, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पर होती है इसलिए इसको थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, सिंस फ्यूजन टेक्स प्लेस एट high temperature, it is also called thermonuclear reaction. Thermonuclear reaction. It is also called thermonuclear reaction. स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। controlled thermonuclear फ्यूजन। हमने अभी अभी डिस्कस किया कि न्यूक्लियर फ्यूजन हाई टेम्परेचर पर होता है। तो हाई टेम्परेचर पर न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए जो फ्यूल होगा वो आयनाइज हो जाएगा। इट विल बी फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो मिक्सचर होगा पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स का उसको प्लाज्मा कहते हैं, उसको प्लाज्मा कहते हैं। तो ये जो प्लाज्मा है अगर इसको आप कन्फाइन करते हैं, समहाउ आप इसको कंट्रोल करते हैं और फिर न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस कैरी आउट करते हैं तो उसको कंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ओके, तो चलिए लिखते हैं। सिंस न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्स प्लेस, सिंस न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्स प्लेस at high temperature, the fuel is a mixture of positive ions and electrons, called plasma। तो ये जो मिक्सचर है पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स का उसको प्लाज्मा कहते हैं। अब इस प्लाज्मा को अगर आप कन्फाइन करते हैं, ओके, कन्फाइनिंग दिस प्लाज्मा टू कैरी ए कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, confining this plasma to carry a controlled nuclear fusion process, is called controlled thermonuclear fusion, thermonuclear fusion। तो ये है स्टूडेंट कंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। और ये हमारा टॉपिक फ्यूजन भी इसके साथ कंप्लीट हो गया। अब हम
एक न्यूमेरिकल करेंगे। स्टूडेंट आपको ये न्यूमेरिकल दिया है, ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। 3 लिथियम 7 प्लस 1 H1 यानी हाइड्रोजन गिव्स 2 हीलियम 4 प्लस 2 हीलियम 4 प्लस Q। ओके, हीलियम ये क्या है? अल्फा पार्टिकल है। Q वैल्यू एनर्जी रिलीज्ड। एंड ये क्या है? लिथियम न्यूक्लियस, ये हाइड्रोजन न्यूक्लियस। तो लिथियम और हाइड्रोजन न्यूक्लियस मिलकर 2 अल्फा पार्टिकल एमिट करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं Q। आपको एटॉमिक मासेस दिए हैं, यहां ध्यान से आप देखिए, ये न्यूक्लियस का मास नहीं है, क्या एटम का मास दिया है। एटॉमिक मासेस लिथियम का दिया हुआ है 7.016 AMU एटॉमिक मास यूनिट, हाइड्रोजन का 1.008 और हीलियम का 4.004 एटॉमिक मास यूनिट। फाइंड इनिशियल एनर्जी ऑफ ईच अल्फा पार्टिकल, टेक 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, आपको निकालना है फाइंड इनिशियल एनर्जी ऑफ ईच अल्फा पार्टिकल। यहां 2 अल्फा पार्टिकल एमिट हुए हैं, तो क्या करेंगे? Q की वैल्यू निकालेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे अगर, तो ईच अल्फा पार्टिकल की एनर्जी आ जाएगी। क्योंकि ये Q वैल्यू जो एनर्जी होगी ये कहां जाएगी? इन दोनों अल्फा पार्टिकल में इक्वल शेयर होगी, क्योंकि दोनों सेम न्यूक्लियस हैं। तो इसलिए एक की एनर्जी क्या होगी? Q का हाफ। तो पहले Q की वैल्यू निकालते हैं। तो Q की वैल्यू क्या होगी? ये होगी मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ लिथियम प्लस मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन। ये N फॉर न्यूक्लियस, कैपिटल N मैंने जो लिखा है इसका मतलब है न्यूक्लियस, माइनस ट्वाइस ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, जो कि आपका अल्फा पार्टिकल होता है, इंटू C²। ये आपकी Q वैल्यू होगी। लेकिन न्यूक्लियर मास तो हमारे पास है नहीं, यहां पर हमारे पास क्या है? एटॉमिक मासेस हैं। तो इसको एटॉमिक मास की टर्म में लिखेंगे। तो एटॉमिक मास की टर्म में कैसे लिखोगे? एटॉमिक मास माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? न्यूक्लियर मास के इक्वल। ये है एटॉमिक मास, तो M3 लिथियम 7, ये क्या हो गया? एटॉमिक मास लिथियम का, माइनस इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मास ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपका आ गया मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ लिथियम। एटॉमिक मास में से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने माइनस कर दिया। फिर इसी तरह से हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो माइनस Me। फिर -2 और हीलियम के लिए एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो -2Me, ओके, इंटू C²। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब ये -3Me माइनस Me, माइनस के 4Me हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस, 2 × 2 4, तो ये प्लस का 4Me और ये दोनों मिला के माइनस का 4Me, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास इक्वेशन बचेगी M3 लिथियम 7 प्लस M1H1 माइनस ट्वाइस ऑफ मास ऑफ हीलियम इंटू C²। तो ये एटॉमिक मासेस है। अब ये क्या है? एटॉमिक मासेस। तो एटॉमिक मासेस की टर्म में Q वैल्यू की आपकी इक्वेशन आ गई। पहले न्यूक्लियर मासेस की टर्म में होती है फंडामेंटली, जब आप इक्वेशन लिखते हो उसको आपने क्या किया? एटॉमिक मासेस की टर्म में कन्वर्ट कर दिया इस तरह से। अब एटॉमिक मासेस की वैल्यू रख दो। तो लिथियम का है 7.016 और हाइड्रोजन का है 1.008, तो 7.016 प्लस 1.008 माइनस 2 इंटू हीलियम का है 4.004, ये आपने माइनस कर दिया। और 1 एटॉमिक मास यूनिट को, यानी अब C² हटाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो ब्रैकेट में जो टर्म्स है इसको सॉल्व करके आएगा आपका 0.016 और मल्टीप्लाई बाय क्या है आपका 931। तो ये मल्टीप्लाई करके वैल्यू आती है आपकी 14.896 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये होगी टोटल एनर्जी रिलीज। तो ये इन दोनों अल्फा पार्टिकल में जाएगी इतनी एनर्जी, तो एक की क्या हो जाएगी, इसका हाफ। तो एनर्जी ऑफ ईच अल्फा पार्टिकल it will be q by 2 q by 2। तो q की वैल्यू है 14.896 डिवाइड बाय 2, तो ये आपका आ जाएगा 7.448 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये होगी एनर्जी ऑफ ईच अल्फा पार्टिकल। तो इसके साथ ही ये न्यूमेरिकल भी हमारा कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।